Hello and welcome to the Tej Civils News Bits program. You might be surprising कि why we are covering this current affairs even after a 1 week of delay. The simple reason is कि जो न्यूज़ बिट है उसका मेन जो मोटिव है यू और टू इन्फॉर्म यू अबाउट द करंट अफेयर्स। उसके लिए आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं। द मेन पर्पज इज टू हेल्प यू ब्रेन स्टॉर्म कि आप कैसे करंट से मेंस के लिए पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ऑल दो ये न्यूज़ पुरानी हो गई है बट स्टिल आज की आप न्यूज़ में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप डेली न्यूज़ आर्टिकल से निकाल सकते हैं। इट डजेंट मैटर इट्स ओल्ड और न्यू एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, वी आर वर्किंग ऑन इट because of some unavoidable reasons we are facing these delay and soon we will sort it out. तो please cooperate with us and start करते हैं आज का न्यूज़ बिट। तो दिस इज द इंडेक्स ऑफ टुडेज न्यूज़ बिट। द फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग फॉर फ्यूचर से रिसेंटली रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है एक राजस्थान ओरिजिन एनजीओ को। सो वी विल स्टडी अबाउट दैट। देन राजस्थान की प्रगति संरक्षण की अनूठी विरासत, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। इसके बाद राजस्थान हाउ कि राजस्थान में खनिज का एक वास्ट स्कोप है एंड कैसे क्रिटिकल जो मिनरल मिशन है उसमें राजस्थान इज प्लेइंग अ की रोल। देन वाई आर लैंडस्लाइड इंक्रीजिंग इन इंडिया, ये आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड अफगानिस्तान वल्नरेबल क्यों है रीसेंट अर्थक्वेक के कारण, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। कवच सिस्टम विच इज़ इंट्रोड्यूस इन द इंडियन रेलवे, विल स्टडी दैट। देन इंडिया ने जो सेमीकंडक्टर में प्रोग्रेस करी है वी विल सी दिस प्रोग्रेस होलिस्टिकली। आफ्टर दैट टू न्यू फिनोमिना वर इन न्यूज रिगार्डिंग द जीपीएस। द फर्स्ट वन वाज जीपीएस जैमिंग कि जीपीएस को भी हैक किया जा सकता है क्या, तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। देन स्टेटस ऑफ साइबर क्राइम एंड लास्ट आर्टिकल वी विल रीड अबाउट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप सभी को पता होगा राजस्थान ओरिजिन एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स जिनको कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है और इंडिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एज ए ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इनको ये मिला है। तो ये एजुकेट गर्ल्स का पूरा मॉडल क्या था, तो राजस्थान से ही ये एनजीओ शुरू हुआ था जो कि सफीना हुसैन मैम ने स्टार्ट किया था फ्रॉम 50 विलेज इन राजस्थान। एंड नाउ अब ये इंडिया के 30,000 विलेजेस में अपनी प्रेजेंस बना चुका है, मोबिलाइजिंग मोर देन 1.4 मिलियन गर्ल्स इनटू द स्कूल। तो इस पूरे एनजीओ की फिलॉसफी क्या थी, इनकी फिलॉसफी ये थी कि एवरी गर्ल डिजर्व अ सेकंड चांस, कि अगर किसी कारण आपकी रेगुलर स्टडीज़ में ब्रेक आ गया है तो भी आपकी पढ़ाई जो है या आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाधित नहीं होनी चाहिए। तो इनका एक प्रोग्राम है विच इज़ द प्रगति प्रोग्राम, वेयर ये प्रोवाइड करते हैं एक सेकंड चांस ताकि स्टूडेंट जो हैं वो क्लास 10th और क्लास 12 जैसे एग्जाम्स को वापस दे सके थ्रू द ओपन स्कूलिंग सिस्टम। तो ये इन्होंने ओपन स्कूलिंग सिस्टम से एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने का प्रयास किया है। अब इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे पॉइंट थे कि जैसे कि द कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूजन जो है इन केस ऑफ वीमन इज़ अ वेरी इमेंस, कि हर एडिशनल ईयर जो स्कूलिंग पे हम इन्वेस्ट करते हैं वो गर्ल की इनकम को बढ़ा सकता है 10 to 12%। एडिशनली अगर हम देखें कि इफ़ ऑल गर्ल्स कंप्लीटेड 12 ईयर ऑफ एजुकेशन तो इंडिया की जीडीपी कुड राइज बाय 10% ओवर द नेक्स्ट डिकेड। इन प्रीवियस आर्टिकल ऑल्सो हमने लिंक किया है कि कैसे हमारा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसमें वेमेन का पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज बिटवीन 37 to 41%। तो लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन या अपॉर्चुनिटीज़ भी उसका एक कारण है। तो इस तरह के जो एनजीओज हैं ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को हम अपने आंसर्स में कैसे यूज़ करेंगे, हमारे GS3 में एक टॉपिक मेंशन है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी देखिए इस 2024 वाले मेंस में क्वेश्चन आया था कि डिस्कस द फीचर ऑफ ऑटोनोमस वीमन मूवमेंट इन इंडिया, साइट फ्यू एग्जांपल ऑफ सच मूवमेंट्स। अब अगर आप अपने एग्जांपल्स को इस तरह से करंट से अपडेट रखते हैं और आप इस तरह के एग्जांपल एजुकेट गर्ल्स फॉर एग्जांपल कोड करते हैं तो आपका आंसर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेवल पे लगेगा। तो आप इस तरह के एग्जांपल जब भी आते हैं तो आप उसको एक नोट कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में भी जो भी इस तरह के एनजीओ न्यूज़ में रहेंगे तो यू विल हैव अ गुड करंट अपडेटेड रिपोजिटरी ऑफ दैट। Additionally, one of our viewers shared this very beautiful pictorial representation of this article. You can also share कि आप अगर इस तरह का कोई इनोवेशन कर रहे हैं तो आप हमारे तेज सिविल्स के टेलीग्राम जो हेल्प डेस्क है विच इज़ @help_tej_ताऊ, आप यहाँ पे अपने इनोवेशन को शेयर कर सकते हैं। वी विल मेक श्योर कि वी शेयर इट विथ अदर्स एस्पिरेंट्स एज वेल ताकि आप सभी को सीखने का मौका मिले। तो ये हमारे एक व्यूअर ने बनाया है तेज फैमिली के मेंबर ने, तो उन्होंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है। देखो कि ये गर्ल है, अगर अपन एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं कि 12 ईयर ऑफ एजुकेशन तो इंडिया की जीडीपी में 10% का राइज मिलेगा। इंटर्न क्या होगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी और फाइनली विमेन एम्पावरमेंट होगा। इसी तरह से अगर विमेन लेवल पे देख ले तो अगर आप एजुकेट गर्ल्स करते हो
और मैरिज से ज़्यादा आप एजुकेशन पे स्पेंडिंग करते हो, तो यू विल हैव अ हेल्दियर चिल्ड्रन, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो एक विशियस साइकिल से हम वर्चुअस साइकिल की तरफ मूव कर पाएंगे। जो हमारे डाउरी, चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो एक विशियस साइकिल है, और आप एक विशियस साइकिल को वर्चुअस साइकिल में क्रिएट कर सकते हो। तो आप बना सकते हो कि फ्रॉम अ विशियस साइकिल टू अ वर्चुअस साइकिल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये हमारी एक तेज फैमिली के मेंबर ने शेयर किया था। आप भी ऐसी इनोवेशंस को तेज ताव पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग कि राजस्थान में जो जल संरक्षण की अनूठी विरासत है, या फिर जो प्रकृति संरक्षण की अनूठी विरासत है, वो कैसे आप अपने मेंस आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो अधिकांश गांव है, उनका नाम ही तालाबों से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख लीजिए कि करीमसर है, अपना लूणकरण सर है, केसरदेसर है, मलकीसर है, बदरासर है। तो राजस्थान में गांवों का नाम ही तालाबों के नाम से जुड़ा हुआ है। और जब भी पहले कोई नया गांव बसता था, तो पहले वहाँ पे तालाब बनाया जाता था, उसके बाद ही गांव बसाया जाता था। तो आप अपने मेंस के लिए पढ़िए कि कैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर की अलग अलग रूरल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जो है हमारी, उनके बारे में आप पढ़िए। इसके साथ ही दो तीन अच्छे प्रकृति कंजर्वेशन के रिगार्डिंग भी पॉइंट थे कि कैसे राजस्थान में ओरन भूमि का कल्चर है, आगोर भूमि का कल्चर है, गोचर भूमि का कल्चर है। तो ये ओरन भूमि क्या होती है? तो किसी भी मंदिर या धर्म स्थल के आसपास जब बड़े स्तर पर भूमि को आरक्षित कर दिया जाता है, और ऐसी भूमि पर हम क्या करते हैं कि कोई भी वृक्ष नहीं काटते हैं, तो ये भूमि जो है वो बेसिकली देवताओं की भूमि हो जाती है। तो ये अपनी ओरन भूमि का कल्चर जो है, अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देखिए कि वेस्टर्न राजस्थान में सोलर प्लांट इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं। तो उनका सोलर प्लांट में डेवलपमेंट वर्सेस आपके रिलीजियस एथिक्स, या फिर आपकी जो एनवायरनमेंट की डिबेट है, उसमें आप इस तरह के पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं कि कैसे राजस्थान एक सस्टेनेबल वे में काम कर रहा है। साथ ही हमारे जो विश्नोई समाज है, तो जैसे जाम्बू जी का जो सिद्धांत है पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, अपना एक रिच कल्चरल हेरिटेज है कि जो अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ काटने की जगह खुद और अपने लोगों का बलिदान देना उचित समझा। तो अगर हमारा सिर भी कटता है तो भी वो बेहतर है रादर देन कि भाई हम पेड़ काटें। तो आप राजस्थान के एग्जाम्पल को एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिबेट में यूज़ कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन आया हुआ है इसके रिगार्डिंग, तो अभी आर एस मेंस 2024 में आया था कि एक्सप्लेन सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ राजस्थान। तो देखिए कि कैसे आपका पैटर्न जो है वो एकदम करंट ओरिएंटेड होता जा रहा है, और आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स और लाइन्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटालिक मिनरल। तो राजस्थान आपको जैसे पता ही है कि मिनरल का हब है। अब केंद्र ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो लागू किया है, उसमें राजस्थान को प्राथमिकता दी है। अब राजस्थान में जो क्रिटिकल मिनरल है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो पत्रिका में काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन आया था कि अपना जो ये न्यू बेल्ट है, जो बालोतरा बाड़मेर वाला बेल्ट आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि रेयर अर्थ मिनरल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और मिल रहे हैं। तो ये बेल्ट में आप ऐसे शो कर सकते हैं। फिर जो वेस्टर्न राजस्थान का अपना बेल्ट है, और थोड़ा सा नागौर वाला बेल्ट है, इसमें आपके लिग्नाइट डिपॉजिट्स हैं। पोटाश अपना नॉर्दर्न राजस्थान में है। कॉपर अपनी अरावली बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह गोल्ड जो है वो आपको सदर्न राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, इस तरह की जो माइंस हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, घाटोल क्षेत्र जो है, उसमें आपको गोल्ड माइन जगपुर भूकिया जो माइंस है, वहाँ आपको गोल्ड माइंस देखने को मिलेगी। तो ये आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन भी आया हुआ है 2021 में ही पूछा गया था, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मेटेलिक मिनरल ऑफ राजस्थान। तो आप इस तरह के आर्टिकल्स को देखिए कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि वाई आर लैंडस्लाइड्स आर इंक्रीजिंग इन इंडिया। अब ये टॉपिक हमारे लिए एनवायरमेंटल इशू अंडर द GS2 इंपॉर्टेंट हो जाता है। द वन मेजर अपडेट इज कि आपको एक अच्छी केस स्टडी इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस आर्टिकल के थ्रू मिली थी। वी विल डिस्कस दैस। बिफोर दैट वी विल सी कि कैसे जो इंडिया का लैंडस्लाइड प्रोफाइल है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप छोटा सा एक मैप बना सकते हैं कि ये नॉर्दर्न रीजन में है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, एंड जो हमारे वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, ये जो इंडिया का लैंडस्लाइड वल्नरेबल एरिया है, ये हमारा लैंडस्लाइड वल्नरेबल एरिया है। अब एक अच्छी केस स्टडी हमको रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेज या एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट जो है उसमें मिली थी कि अभी जो उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि धराली में बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ था, जिसके कारण लैंडस्लाइड में हमें देखने को मिला। तो डायरेक्ट देखिए कि जो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, वो 5 साल से इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे कि कैसे जो लोकल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उससे क्लाउड बस्ट इवेंट हो सकते हैं। और मानवीय गतिविधियों ने जो मिडल हिमालय है हमारा, वहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस के प्रेजेंस सडन बढ़ाई है, उसकी वजह से क्या है कि घाटी से आपकी हवा ऊपर उठती है, और यहाँ पे आपके प्रदूषक के जो पॉल्यूटेंट है वो पहले से ही है। तो जो गर्म हवाएं हैं, एक तो आपके गाँवों में आती है, और जो इरेगुलर मौसम्स आपके चेंज हो रहे हैं, उसका भी एक खतरा है। तो यहाँ पे आपके
ऊपर की ओर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, जिसकी वजह से आपका जो क्लाउड है वो ज़्यादा रेनफॉल दे रहे हैं और सडन क्लाउड बस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये इनकी जो रिसर्च है कि आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, आप इसको कोट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और न्यूज़ है अभी कि अफगानिस्तान में आप देखेंगे कि बार बार भूकंप आ रहे हैं और होल ऑफ द ईयर आपको एक या दो बार इस तरह के भूकंप देखने को मिलेंगे। तो हमारे GS2 में डायरेक्टली टॉपिक मेंशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सबसे पहले तो स्टैटिक नॉलेज है कि अभी जो अर्थक्वेक आया था वो एक शैलो अर्थक्वेक था। तो दो तरह के अर्थक्वेक होते हैं बेसिकली, शैलो वर्सेस डीप। अब अर्थक्वेक का जो सेंटर है वो कहाँ है? शैलो आपको नाम से लग रहा होगा कि इसका इंटेंसिटी कम होती है, बट आप देखिए कि ये सरफेस के बहुत नज़दीक है। तो ये जो रेडियल अर्थक्वेक वेव्स हैं ये डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा लाएगी। लेकिन डीप का सेंटर आपका नीचे है तो इसको आने में टाइम लगेगा, जिससे इनकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो शैलो अर्थक्वेक जो होते हैं वो आर मच मोर पावरफुल एंड डिजास्टर्स देन द डीपर अर्थक्वेक। तो ये तो हो गया अपना स्टैटिक नॉलेज। अब ये देखते हैं कि अफगानिस्तान ही इतना वल्नरेबल क्यों है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि अफगानिस्तान जो है वो लाई करता है वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल फॉल्ट लाइंस पे। तो ये क्या है? ये अपनी इंडियन प्लेट है पूरी, ये अपनी यूरेशियन प्लेट है। और इंडियन प्लेट अगर आप पर ईयर देखें तो 45 mm पर ईयर से यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, और अफगानिस्तान एक फॉल्ट लाइन का जंक्शन है इस चीज़ का। इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि जियो सेस्मिक जो एक्टिविटीज़ है वो हमेशा हाई रहेगी। जो हिंदू कुश रीजन, ये हमारा पूरा हिंदू कुश बेल्ट है, यहाँ पर आपको हमेशा सेस्मिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। अब प्रीवियस मेंस में देखिए 2021 में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब द सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्केनोज। तो वोल्केनोज पूछा गया था, आपसे अर्थक्वेक भी पूछा जा सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बताइए या वर्ल्ड में बताइए। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द कवच सिस्टम कि राजस्थान में कोटा मथुरा जो रेलखंड है इट हैज़ नाउ बिकम अ सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर। तो जो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन होने वाला है, तो उसके लिए जो सेमी हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है उसमें अपने कवच सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो ये हमारे साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलग अलग कॉम्पोनेंट है, जैसे इसमें RFID भी है, GPS भी है। तो ये पूरा कवच सिस्टम है, ये बेसिकली एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है ताकि दो ट्रेनों का कोलिजन है उसको रोका जा सके। या अगर सर्दियों में आपने देखा होगा कि फॉग का इशू आ जाता है जिसकी वजह से भी डिरेलमेंट होता है, तो उसे रोका जा सके। तो देख लेते हैं कि पूरा कवच सिस्टम काम कैसे करता है। तो इसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट है। एक है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक है आपके ट्रेन में जो ट्रैक है उस पर लगे हुए RFID टैग्स, और एक आपका है जो रेडियो कम्युनिकेशन सेटअप है। अब ये पूरा कवच सिस्टम काम ऐसे करता है कि GPS जो है वो आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। यहाँ लगे हैं आपके RFID जो कि उसकी एक्यूरेसी को और बढ़ा देते हैं। साथ ही रेडियो कम्युनिकेशन दो ट्रेनों के बीच में आपने स्टैब्लिश किया हुआ है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि दो ट्रेनें आमने सामने आ जाती है तो GPS तुरंत लोकेशन डिटेक्ट करके आपके रेडियो सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा और ऑटोमेटिक जो ट्रेन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, ये तो काफ़ी डिटेल्ड है, आप सिंपल सा डायग्राम मेन से बना सकते हैं जिसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो, एक रेडियो एंटीना हो, छोटे से RFID टैग हो। तो अगर RFID के क्वेश्चन भी आपने देखेंगे कि प्रीवियस मेन से पूछे जा सके तो आप बेस्ट एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि कवच सिस्टम एज RFID सिस्टम या उस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर चिप। तो अभी रिसेंटली इंडिया में सेमिकॉन इंडिया हुआ था जिसमें कि हमने विक्रम चिप जो है वो लॉन्च करी है। तो नाउ दिस टॉपिक बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेंस। अब इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत होती है 2021 में, जहां गवर्नमेंट सेंक्शन करती है 76,000 करोड़ ताकि इंडिया सेमीकंडक्टर में काम कर सके। इससे पहले हम जो है हमारा मेजरली जो इम्पोर्ट है वो ताइवान, अमेरिका, चाइना, मलेशिया जैसे देशों से कर रहे थे। बट अब इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू काफ़ी एम्पावर किया है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स इसमें लगाए हैं। तो पूरी जर्नी को हम देख लेते हैं। तो दिस इज़ द मार्केट पोटेंशियल ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर की 2023 में देखिए कि ये $38 बिलियन का मार्केट था और आज ये 100 to 110 बिलियन का मार्केट हो गया। तो आप एक छोटा सा बना सकते हैं, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो वर्ल्ड मार्केट नियरली $683 बिलियन का है। तो इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री कि अगर इंडिया सेमी कंडक्टर में सेल्फ रिलायंस अचीव करता है तो ना केवल डोमेस्टिक बल्कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इंडिया को काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। एंड ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट देखिए कि अब $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है बाय द 2030। तो इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं? तो सबसे पहला है डिज़ाइन। डिज़ाइन में इंडिया ने काफ़ी सेल्फ रिलायंस अचीव कर लिया है। देन प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो देर आर बेसिकली थ्री मेन स्टेप: डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। तो आप ये छोटा सा ऐसे एक डायग्राम बना सकते हैं एक सेमीकंडक्टर चिप कि ये रॉ मटेरियल आया, उसके बाद हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन फैसिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना
वो होता है फैब्रिकेशन, कि चिप को आपको फिजिकली बिल्ड करना पड़ेगा इन अ लोकल एनवायरनमेंट। अब सबसे मेन जो असेंबली है, उसके बाद आपका असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग आ जाएगा, लेकिन सबसे मेन जो फंक्शन है वो है फैब्रिकेशन। तो इंडिया में रिसेंटली 9 to 10 फैब्रिकेशन यूनिट सैंक्शन की गई है, और ये जब हम अचीव कर लेंगे देन वी विल मेक आवर सेमीकंडक्टर मिशन अ फाइनल लीप। तो इसके साथ ही इंडिया ने और क्या इन्वेस्ट किया है, तो जो हमने ना केवल हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत या स्वदेशी का क्या मतलब है। तो उनका कहना था कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जो स्वेट है वो मेरे देश के लोगों का लगा हुआ, करेंसी किसी की भी लगे, पर जो पसीना है वो मेरे देश के लोगों का होना चाहिए। और वो कब होगा, जब हमारी वर्कफोर्स स्किल होगी। हमने पढ़ा है कि इंडिया की ओनली 4.7% वर्कफोर्स स्किल है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने अप स्किलिंग में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है, कि जो न्यू करिकुलम लॉन्च किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने, जहाँ पे हम 85,000 स्किल मैन पावर को ट्रेन कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर। इसके साथ ही हमने स्मार्ट लैब्स इस्टेब्लिश करी है इधर NIELT कैलीकट, जो कि 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स को ट्रेन करेगी। साथ ही C2S प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। तो C2S क्या है, चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम, जहाँ पे 278 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड 72 स्टार्टअप जो है दे हैव बीन ग्रांटेड फ्री EDA फैसिलिटी, ताकि वो रिसर्च काम कर सकें। तो इस तरह से इंडिया ने मैन पावर में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है। ये पूरी जर्नी है इंडिया के सेमीकंडक्टर वर्क की, कि 2021 में गवर्नमेंट ने मिशन सैंक्शन किया, फिर उसके बाद इंडिया ने फर्स्ट इंजीनियस सेमीकंडक्टर चिप जो है वो डिज़ाइन करी रिसेंटली। तो आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि आप अपने मेंस में यूज़ कर सकें। ये दो क्वेश्चन आप देखिए कि पहले पूछे जा चुके हैं। मेंस 2023 में पूछा था कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो अब सुपर कंप्यूटिंग हो गया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी मोदी जी ने कहा है कि सेमी कंडक्टर्स आर द न्यू डिजिटल डायमंड्स, कि भाई पहले एक समय था जब ऑयल था, देन दिस एरा इज ऑफ द चिप्स, कि जिनके पास चिप्स का कंट्रोल होगा दे विल रूल द वर्ल्ड। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। स्टैटिक में आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे 2024 में पूछा गया कि नेम द मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर एंड जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द जीपीएस हैकिंग। तो हुआ क्या कि जो यूरोपियन यूनियन की चीफ है वान डर लेयन, उन अभी रिसेंटली ऐसा पाया गया कि उनका जो प्लेन है इट वाज द सस्पेक्टेड हिट बाय अ रशियन जीपीएस जैमिंग। तो अब ये जीपीएस टेक्नोलॉजी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या जीपीएस जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हैक किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसके दो मेन वे हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज जीपीएस जैमिंग, द अदर वन इज जीपीएस स्पूफिंग। तो जीपीएस बेसिकली आपका अर्थ के अराउंड 30 ऐसे सैटेलाइट्स हैं विच ऑलवेज मूव करते रहते हैं अर्थ के अराउंड, बट इसमें भी अगर कम से कम 4 सैटेलाइट है, जब वो एक साथ सिग्नल पकड़ते हैं इन आउट ऑफ 30, 4 सैटेलाइट जब सिग्नल पकड़ेंगे तब आपकी जीपीएस एक्यूरेसी सही पता लगती है। लेकिन इसको दो तरीके से हैक किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज जीपीएस जैमिंग, देन द जीपीएस स्पूफिंग। तो जैमिंग में क्या होता है कि जब ये रेडियो सिग्नल अर्थ पे आ रहे होते हैं तो इनकी इंटेंसिटी बहुत वीक हो जाती है। अब ये आपका एक पावरफुल रेडियो सिग्नल एमिटर है और ये आपका रिसीवर है। तो आप क्या करते हो कि इस वीक सिग्नल के सामने इस रिसीवर को उसी फ्रीक्वेंसी का स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सिग्नल भेजते हो। तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल सिग्नल इससे आ रहा है या इससे आ रहा है, एंड इट कंसिडर कि भाई वो इस सिग्नल से आ रहा है, तो ये इसको आप वर्चुअली जैम कर देते हो कि इससे आने वाले सिग्नल की आप यूटिलिटी खत्म कर देते हो। तो ये एक तो तरीका है जीपीएस जैमिंग जो अभी अप्रीहेंड किया जा रहा है कि भाई ये यूज़ किया गया था। सेकंड है जीपीएस स्पूफिंग। तो जीपीएस स्पूफिंग में क्या होता है कि मान लीजिए ये ओशन में आपका या हार्बर में आपका शिप पार्क है, लेकिन ऐसा सिग्नल जाएगा कि जो शिप की लोकेशन है वो आपको पानी में दिखाई देगी। जो आपकी लोकेशन है, स्पूफ मतलब कि आप एक धोखा दे रहे हो कि एक्चुअल में है यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये जो चालक है उसको ऐसा लगेगा कि शिप की लोकेशन यहाँ पर है, तो उससे आप उसको भ्रमित कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग, आप देख सकते हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द साइबर क्राइम, कि पुलिस आधुनिकरण का जो बजट है वो केवल 2%, वो बहुत ही कम है, और केवल साइबर केसेस में 2% शिकायतों में ही चार्जशीट दाखिल होती है। तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन बजट जो है 12 राज्यों का जो पुलिस बजट है वो शून्य है। और आपने देखा होगा कि अब जो साइबर क्राइम से दे आर
बिकमिंग अ मेजर चैलेंज फॉर द पुलिस फोर्स। तो नेशनल साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2021 से 2025 के बीच में 900% का राइज आपको देखने को मिला है। इसके साथ ही ग्लोबल एंटी स्कैम अलायंस है, इसकी रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो दे आर एस्टिमेटिंग कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर नियरली $1 ट्रिलियन का इफेक्ट हो सकता है, कि कई देशों को उनकी जीडीपी के 3% से अधिक का भी नुकसान हो सकता है। अगर भारत की बात करें तो जो भारत का I4C सेंटर है, विच इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनका ये एस्टिमेट है कि एक साल में लोगों को 1.2 लाख करोड़ लोगों का नुकसान हो सकता है, जो कि नियरली 1% ऑफ द इंडियन जीडीपी है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो साइबर क्राइम्स जो है वो हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। बट अब इशू क्या आ रहा है कि एक तो आपको पुलिस का जो आधुनिकरण बजट है वो ही बहुत कम है, कि अगर हम 2020 से 21 का देखें तो ये मात्र 683 करोड़ रुपीज़ है। और उसमें भी काफ़ी ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस बजट को खर्च ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, हरियाणा, गोवा को बजट मिला, लेकिन उन्होंने इसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया। इस बजट के राष्ट्रीय उपयोग का जो औसत लेवल है वो केवल 47% है। तो एक तो हमारा फंड का इशू है। हमने हमेशा 3F अप्रोच आपके साथ डिस्कस करी है कि फंड्स के इशू हमेशा होंगे, फंक्शन का इशू होगा और फंक्शनरी का इशू होगा। तो हमने फंड का इशू इसमें देखिए फिट हो गया। अब देखते हैं फंक्शन और फंक्शनरी का। तो दूसरे अपराधों के मुकाबले अगर आप साइबर अपराध देखेंगे तो उनमें जांच और चार्जशीट की दर जो है वो आधे से भी कम है। एनसीआरपी पोर्टल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 2022 में आईपीसी के तहत जो मुकदमे दर्ज किए गए तो उनमें 71% में चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन साइबर क्राइम में ये जो डेटा है वो केवल 30% तक रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। इसके साथ ही अगर आप केसेस का निपटारण देखेंगे फाइनल, तो वर्ष 2020 में इन श्रेणियों के तहत निपटाए गए कुल केसेस की जो मामले थे वो 44,000 नियरली थे, नियरली 45,000। अब इसमें से जो आपके 40,000 केसेस हैं इनको बंद कर दिया गया, मतलब एफआर लगा दी गई उसमें। मतलब 90% केसेस को सबूत ना मिलने के कारण ही बंद कर दिया गया। तो ये हमारे फंक्शन और फंक्शनरीज पे सवाल उठाता है कि अभी भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रेंथन नहीं है कि हम इन साइबर क्राइम्स पे कंट्रोल कर सके। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द टॉपिक इन द GS2 की इश्यूज रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी। अब नहीं भी पूछा जाता है तो आपकी डायमेंशन ऐड कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इशू कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी, तो आप उसको 2-3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए क्या इशू है, टेरिटोरियल सिक्योरिटी के लिए क्या इशू है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या इशू है, एंड यू विल गिव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू द एग्जामिनर। The next article is regarding the rewiring the equilibrium। तो इंडो यूएस चाइना का जो नए डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं उस पर ऑथर ने काफ़ी अच्छा ये ट्रेस किया है। देर आर सम 3-4 लाइन्स विच वी विल डिस्कस इन दिस। द फर्स्ट थिंग इज कि when there are मेजर पावर तो देर आर नो आइडियल रिलेशनशिप स्पेशली बिटवीन द मेजर पावर। कि कोई भी मेजर पावर का राइज होगा तो ये एज्यूम करना कि उनमें हमेशा एक आइडियल रिलेशनशिप रहेंगे ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। और आप चाहे यूरोपियन यूनियन का केस देख लीजिए, चाइना का केस देख लीजिए, जब भी एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में राइज करेगा तो दे विल ऑलवेज सी अ टर्बुलेंट फेज इन देयर फॉरेन पॉलिसी। 2 और 3 कीवर्ड्स जो है वो इसमें बहुत अच्छे यूज़ किए थे कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन द इंटरनेशनल रिलेशन। साथ ही आपने देखा होगा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो टोक्यो की यात्रा थी वो चाइना से पहले हुई। तो ऑथर ने बहुत अच्छी लाइन यूज़ करी है कि इंडियाज रोड टू चाइना वेंट थ्रू द टोक्यो। तो ये एक स्ट्रैटेजिक सिंबोलिज्म था, एक मैसेज था चाइना को भी और यूएसए को भी कि कैसे इंडिया अपने ब्रेथ ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस को शो कर रहा था कि वी हैव डाइवर्स पार्टनर इन द रीजन, नॉट ओनली इन द इंडो पैसिफिक बट ग्लोबल एट द लार्ज। तो ये एक अच्छा कीवर्ड था कि ब्रेथ ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस। इसके साथ ही एक अच्छा कीवर्ड था कि वेपनाइजेशन ऑफ डिपेंडेंसी, कि अब चाइना जो है, अब पूरा वर्ल्ड जो है चाइना पे डिपेंडेंट है फॉर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सेमीकंडक्टर्स हो गए, आपका चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। तो नाउ चाइना इज वेपनाइजिंग इट्स डिपेंडेंसी। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, वेपनाइजेशन ऑफ डिपेंडेंसी विच वी सीन इन द केस ऑफ चाइना। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा था, 2-3 अच्छे कीवर्ड्स इसमें थे। तो आज के लिए इतना ही, एंड एज सून एज पॉसिबल वी आर ट्राइंग टू फिनिश दिस बैकलॉग। एंड थैंक यू फॉर योर cooperation। इफ यू like this news bit then do consider share, like and subscribe। Thank you।